हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज आप सभी के लिए। मैं आज आपको करा रहा हूं ट्रस्ट के एडजस्टमेंट। अराउंड मोर देन 50, लगभग 50 एडजस्टमेंट इस वीडियो से कराने वाला हूं। एडजस्टमेंट क्या है? पास्ट एग्जाम हर अटेम्प्ट में इसको लेके क्वेश्चन आता है, तो उन सभी क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट पूछे गए हैं वो मैं एडजस्टमेंट आपको यहां पर बता रहा हूं। बहुत रेलेवेंट वीडियो है। इस तरह का वीडियो आपको YouTube पे भी नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा वो मेरा ही मिलेगा। सर्च करेंगे तो आप ट्रस्ट एडजस्टमेंट जगत खींचा डालेंगे तो मेरा ही वीडियो निकल के आएगा। तो वीडियो भी एक्सक्लूसिव है और नोट्स तो वीडियो से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नोट्स आपने रीड कर लिए तो एक तरीके से पास्ट एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चंस करने जैसा हो गया। जबकि ट्रस्ट को लेके तो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, तो ये नोट्स रीड कर लेना, मतलब पास्ट एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चंस कर लेना, तो आपको टाइम भी कम लगेगा। आधे घंटे में ही आप इन सभी नोट्स को, ठीक है, रीड कर लोगे सभी एडजस्टमेंट को। और एक तरीके से नोट्स रीड करा और आपके क्या हो गया, प्रैक्टिकल प्रिपेयर हो गया है। तो बहुत ही शानदार ये है। और डीटी में आपको हर टॉपिक के इसी तरह के एडजस्टमेंट नोट्स भी हैं और एडजस्टमेंट वीडियो भी आपको मिल रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं इसकी, लेकिन मिस बिल्कुल भी मत करना, बहुत ही रेलेवेंट है। किसी भी रिवीजन वीडियो से भी बहुत ज्यादा क्या है, रेलेवेंट है। रेगुलर बैच के वीडियो से भी बहुत रेलेवेंट है। ओके, तो मिस करना बनता ही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करता हूं। 50 एक एडजस्टमेंट आपको यहां पर बताऊंगा और अराउंड मेरे ख्याल से लेस देन 1 आवर के अंदर भी क्या कर दूंगा, इसको कंप्लीट कर दूंगा। देखते हैं कितना समय लगता है, पर मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा मेरे को एक्सप्लेन करने में। आप इसको रीड करेंगे तो मेरे ख्याल से आधे घंटे से भी ज्यादा का समय नहीं लगेगा। मतलब 30 मिनट्स लगाना और 6 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स जो हर अटेम्प्ट में आता है वो पूरा ही क्या कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। ओके, चलिए, तो ये लिखा हुआ भी है, ट्रस्ट एडजस्टमेंट नोट्स हैं। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड होता है उसे एग्जम्पशन मिलती है इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट से। 15% वो सेट अपार्ट कर सकते हैं और 85% उनको अप्लाइड करना पड़ता है पेड बेसिस पे। अब यहां पर जो ये 15 और 85% करते हैं ना, ये करते किसका है, इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। और अगर लॉ की अपन प्लेन रीडिंग करें तो इनकम वर्ड का मतलब होता है ग्रॉस रिसीट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर जो अमाउंट आता है वो क्या होती है, इनकम होती है। तो अगर लॉ की प्लेन रीडिंग करें तो इसका मतलब ट्रस्ट की जो भी ग्रॉस रिसीट है, ठीक है, उसमें से उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करो, फिर जो अमाउंट आए वो इनकम होगी, उसमें से 15% क्या करो, सेट अपार्ट करो। लेकिन ये लॉ की सिर्फ प्लेन रीडिंग से होता है, लेकिन ना तो आईसीआई ऐसे करता है और ना ही प्रैक्टिकली ऐसा होता है। प्रैक्टिकली जो ग्रॉस रिसीट होती है उसी में से ही हम 15% सेट अपार्ट कर लेते हैं और ग्रॉस रिसीट में से ही हम 85% हमें क्या करना होता है, अप्लाइड करना होता है रेवेन्यू पर्पस, कैपिटल पर्पस, वो भी कौन से, पेड बेसिस पे। तो वर्ड भले ही क्या है, इनकम है, लेकिन जो 15 और 85% करते हैं वो इनकम का नहीं, हम करते हैं किसका, ग्रॉस रिसीट का। प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है और आईसीआई जो अपने सॉल्यूशंस में करता है वो भी ऐसे ही करता है। तो ये मैंने बता भी दिया, इसीलिए नोट्स बहुत शानदार है कि मैंने लिख दिया आईसीआई अप्रोच है। ग्रॉस रिसीट का ही क्या करना है, 15% करना है सेट अपार्ट 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए से, और ग्रॉस रिसीट का ही 85% आपको जो रिमेनिंग बच गया, एटलीस्ट 85% अप्लाइड करना होगा रेवेन्यू कैपिटल एप्लीकेशन पेड बेसिस पे, और आपको क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। ओके, इसके बाद में आता हूं, बहुत ही रेलेवेंट एडजस्टमेंट मैंने यहां पर लिखा है। ट्रस्ट को जो कैपिटल गेन होता है, ठीक है, ट्रस्ट के पास में कोई कैपिटल एसेट है जिसको उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करने से उसको क्या आया, कैपिटल गेन आया। अब प्रैक्टिकली होना क्या चाहिए पहले वो मैं बता देता हूं। ये जो कैपिटल गेन है इसे इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट नहीं मानना चाहिए। ओके, नहीं मानना चाहिए, ये सेपरेट इनकम। अगर आप इसे 15 इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मान लेंगे तो इसका मतलब आप इसमें से 15% सेट अपार्ट भी कर लेंगे, इस कैपिटल गेन में से भी सेट अपार्ट कर लेंगे, और इसका मतलब तो ये हुआ कि आप इसमें से 85% किसी भी रेवेन्यू एप्लीकेशन में भी लगाएंगे तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि जो भी कैपिटल गेन है वो आपके लिए सेपरेट इनकम है। आप वापिस से नया कैपिटल एसेट क्या कर लीजिए, एक्वायर कर लीजिए, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या हो, ट्रस्ट हो, तो आपको कैपिटल गेन की क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 ए से। तो कैपिटल गेन को सेपरेट इनकम ट्रीट करना चाहिए, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट में ट्रीट नहीं करना चाहिए। उसमें से 15% सेट अपार्ट करने पे एग्जम्पशन नहीं देनी चाहिए। उसकी एग्जम्पशन अगेन कैपिटल एसेट एक्वायर करने पे जो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट हो तो ही क्या मिलनी चाहिए, एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए जो कंसीडरेशन था वो 10 लाख कितना था, 50,000 था, और जो आपने असेट ट्रांसफर करा है वो 5 लाख कितने का है, 50,000 का है। तो आपको जो कैपिटल गेन आया है वो कितने का आया है, 5 लाख रुपीस का आया है। अब यहां पर कहा जाता है, पहला केस है, मान लीजिए आपने जो नया कैपिटल असेट एक्वायर करा वो 7 लाख रुपीस का है, तो पुराने असेट की कॉस्ट तो 5,50,000 थी, तो उसके ऊपर एडिशनल कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है कितना, 1,50,000।
तो आपका 5 लाख में से 1.5 लाख रुपए ही कैपिटल गेन क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। वो आप ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि 10.5 लाख में से अपन ने 7 लाख ही क्या करे, वापस से खर्च करे, इसीलिए 1.5 लाख की क्या मिली, एग्जेम्पशन मिली। बाकी का 3.5 लाख कैपिटल गेन क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। दूसरा एग्जांपल आप समझिए, मान लीजिए मैंने नया असेट 9 लाख रुपए का खरीदा, तो पुराने असेट की कॉस्ट तो 5 लाख कितनी थी, 50,000 थी। तो इसका मतलब है मैंने पुराने असेट की कॉस्ट के ऊपर 3.5 लाख रुपए क्या करे, खर्च करे, तो मेरे को 5 लाख के कैपिटल गेन में से 3.5 लाख का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा और रिमेनिंग 1.5 लाख का कैपिटल गेन क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और तीसरा केस है, अगर मैंने पूरा कंसीडरेशन, नेट कंसीडरेशन ही इन्वेस्ट कर दिया, अगेन जो कि मुझे कर देना चाहिए था, और पुराने एसेट की कॉस्ट कितनी है, 5,50,000 है, तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो पूरा 5 लाख कैपिटल गेन मेरे को एग्जेम्प्ट हो जाएगा और कुछ भी कैपिटल गेन मेरे को टैक्सेबल नहीं रहेगा। और फोर्थ कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने 11 लाख रुपीस कर दिए, ठीक है, जबकि ट्रांसफर से पैसा 10.5 लाख आया था, तो बाकी 50,000 गया कहां से, वो 50,000 आया कहां से, ठीक है, तो वो 50,000 जरूर मैंने इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, जो बिजनेस एसेट थी, डोनेशन था, उसमें से कराओगे अप्लाई। पुराने एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 5.5 लाख थी, उसके ऊपर आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर आपने 5.5 लाख क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, जबकि कैपिटल गेन तो 5 लाख ही है, तो फिर 5 लाख कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और जो आपने एक्सेस इन्वेस्ट कर दिया 50,000, ये 50,000 आपको सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, जो आपकी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, उसमें से आपको इसकी एप्लीकेशन मान के एग्जामिशन मिल जाएगी, और ये 5 लाख आपको कैपिटल गेन क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। तो होना बेसिकली क्या चाहिए, यही चाहिए, ओके। लेकिन आईसीआई ने अपने पहले स्टडी मटेरियल में, आईसीआई की मैं बात करूं तो इस चैप्टर को लेके आईसीआई पे मतलब भरोसा किया ही नहीं जा सकता। आईसीआई कभी भी अपनी बात से अगले स्टडी मटेरियल में कभी भी बदल जाता है, मतलब पुरानी स्टडी मटेरियल में इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया, अगली बार से या फिर तो क्वेश्चन ही गायब कर देते हैं, वो क्वेश्चन ही गायब कर देते हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो आगे के अटेम्प्ट में वो क्या सॉल्यूशन देंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि कैपिटल गेन इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट में से 15% सेट अपार्ट नहीं होना चाहिए, उसकी एग्जामिशन ऐसे मिलनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे मिलनी चाहिए। अगर उसको आप इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट ही मान लोगे तो 11 सबसेक्शन 1 का मतलब ही क्या रहा, फिर तो 15% सेट अपार्ट करो और 85% कुछ भी अप्लाइड करो, रेवेन्यू कैपिटल एग्जामिशन वैसे ही मिल जाती। अगर अलग से एक सेक्शन बनाया है 11 सबसेक्शन 1A, तो इसका मतलब है कि इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन आईसीआई तो आईसीआई है भाई, ठीक है ना। तो आईसीआई ने अपने एक स्टडी मटेरियल में पहले क्वेश्चन में क्या करा था, इसको इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मान लिया और इसमें से 15% क्या कर लिया, सेट अपार्ट कर लिया। तो मैंने तो अपने नोट्स में लिख दिया है, ठीक है ना, क्योंकि मैं आईसीआई को जाके ठीक नहीं कर सकता। अब पुराना जो करा वो बता देता हूं, आगे के अटेम्प्ट में बदल जाए पूरी चांसेस है, और वैसे बदलना भी चाहिए क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये क्या है, डाइजेस्टेबल नहीं है। तो क्या करा आईसीआई ने अप्रोच ने, कैपिटल गेन को इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या मान लिया, ट्रस्ट मान लिया, और उसमें से 15% क्या कर लिया, सेट अपार्ट कर लिया, और जो नया कैपिटल असेट खरीदा था उसकी क्या ले ली, अलग से एग्जामिशन ले ली उन्होंने। तो ये ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं आईसीआई ने करा है, हालांकि मेरे को ये डाइजेस्ट होने वाला नहीं लगता है, मेरे को जो लगता है वो मैंने सिखा दिया और बहुत ज्यादा लॉजिकल भी था। 7 लाख करा तो 1.5 लाख कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी का कैपिटल गेन क्या रहना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए, मतलब कैपिटल गेन में से 15% सेट अपार्ट नहीं होना चाहिए। ओके डन। तो ये यही फायदा है और यही ब्यूटी है इस एडजस्टमेंट किसकी, नोट्स की और वीडियो की। चलो वीडियो तो एक बार क्या कर लोगे, देख लोगे, तो उससे भी ज्यादा रेलेवेंट क्या है, ये एडजस्टमेंट क्या है, नोट्स है। और आई थिंक मेरे ख्याल से इस तरह का नोट्स भी कहीं पर भी क्या नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा। और खास बात है इस तरह के नोट्स हमारे पास डीटी में लगभग हर ही चैप्टर के हैं, लगभग हर ही चैप्टर के हैं। ओके, अब जैसे कोई थ्योरेटिकल चैप्टर ही हो जाए, ठीक है ना, तो उसका नहीं होता है, बाकी न्यूमेरिकल तो लगभग सभी चैप्टर के हैं क्या, इस तरह के हैं। ओके चलिए अगला वाला कराता हूं। अगला वाला है किसको लेके है, कॉर्पस डोनेशन को लेके है। कॉर्पस डोनेशन जो आपको मिला है उसकी कंडीशन है आप उसको 11(5) के जो सेफ मोड्स होते हैं, स्पेसिफाइड मोड्स हैं, उसमें इन्वेस्टेड कर दो, उसमें डिपॉजिटेड कर दो, तो कॉर्पस डोनेशन सेपरेटली पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और क्लॉज किससे, डी से। बस आपको 11(5) में जो मोड्स दिए हैं उसी में आपको उसको इन्वेस्टेड और क्या करना है, डिपॉजिटेड करना है। मैंने यहां पर इस एडजस्टमेंट पीडीएफ में यह भी लिख दिया है कि अगर क्वेश्चन में बस ये लिखा हुआ है कि आपको कॉर्पस डोनेशन मिला और ये नहीं लिखा है कि उस ट्रस्ट ने 11(5) के मोड्स में इन्वेस्ट किया या नहीं किया, तो आप वर्किंग नोट में ये लिखेंगे कि हमने ये डीम्ड मान लिया है कि उस ट्रस्ट ने 11(5) के स्पेसिफाइड मोड्स में इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड कर दिया है, और आप उस कॉर्पस डोनेशन की सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और क्लॉज डी से क्या ले लीजिएगा, एग्जेम्पशन ले लीजिएगा। अब बात यह है, अगर वो कॉर्पस डोनेशन आपने इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड नहीं करा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आया कि उसने इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड नहीं करा 11(5) के मोड्स में, या फिर लिखा हुआ आया कि कॉर्पस डोनेशन को इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड करा लेकिन क्या करा,
अदरवाइज 11.5 के मोड्स में करा। दोनों एक ही बात बता रहा हूं, लिखा हुआ कैसे भी आ सकता है, या फिर तो क्या 11.5 के मोड्स में नहीं करा, और या फिर लिखा हुआ है कि इन्वेस्टेड डिपॉजिटेड करा लेकिन अदरवाइज 11.5 के मोड्स में करा, तो आप उसे ट्रस्ट की स्पेसिफाइड क्या मान लीजिएगा, इनकम मान लीजिएगा 115 BBI, और वो 30% से क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखिए मैंने लिखा भी है कि अगर इन्वेस्टेड डिपॉजिटेड करा अदरवाइज 11.5 के मोड्स, ठीक है ना, या फिर नॉट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड करा 11.5 के मोड्स, दोनों ही केस में वो ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम बनेगा, ठीक है ना, दोनों ही केस में स्पेसिफाइड इनकम बनेगा। और यही अप्रोच RTP में थी, ठीक है। लेकिन क्या करा था मैं बताता हूं, ICAI ने अपने स्टडी मटेरियल में जो था नवंबर 23 का था, उसमें उन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, उसमें क्या कहा, 11.5 के मोड्स में इन्वेस्ट नहीं करा ना, तो उसको इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मान लिया, और इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मान लिया, तो इसका मतलब है उसमें से 15% सेट अपार्ट कर लो और 85% कहीं पर भी अप्लाई कर लो, जबकि कॉर्पस होता ही है कि इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ दिया था कि आपके कॉर्पस फंड का पार्ट बनेगा, ओके। लेकिन उन्होंने सॉल्यूशन में लिख दिया कि इस पे आप है ना, इसने भली 11.5 के मोड्स में इन्वेस्ट नहीं करा, इस पे सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ICAI ने ऐसा कहा। लेकिन अगले ही अटेम्प्ट के अंदर उस क्वेश्चन को ही क्या कर दिया, उस क्वेश्चन को तो रिमूव नहीं करा, ठीक है, ये जो लाइन लिखी हुई थी ना, इस लास्ट लाइन को हटा दिया उन्होंने। तो ICAI के ऐसे तो हाल है, और इसी रीजन की वजह से पूरे DT के अंदर लोगों का, स्टूडेंट का दिमाग का दही भी नहीं श्रीखंड हो रखा है कौन से टॉपिक को लेके, ट्रस्ट को लेके। तो एक तरीके से आप मान लो ये संजीवनी है, जहां पर मैंने लिख दिया कि ICAI ने कब क्या करा है और सॉल्यूशन कैसे कर देना चाहिए। तो सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया है। कौन सा, ये नोट्स छोटे से 3 पेज के 4 पेज के ये बस, ठीक है। तो मैंने लिखा भी है कि ICAI अप्रोच थी इन स्टडी ओल्ड स्टडी मटेरियल नवंबर 23 में, लेकिन नाउ उसको क्या कर दिया, उस लाइन को इन्होंने डिलीट कर दिया। तो पहले में तो इन्होंने कहा था कि इस पे आप सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज एक ही क्या ले लो, एग्जामिनेशन ले लो, नवंबर 23 में कहा, और RTP मई 23 में क्या क्वेश्चन सॉल्व करा कि आपने उसको 11.5 के मोड्स में इन्वेस्टेड डिपॉजिटेड नहीं करा, तो ये ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम है, और 115 BBI में 30% से टैक्सेबल होगी। तो इस इतने साल से लेके अभी तक ही ICAI को इस चैप्टर को लेके क्या नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, तो स्टूडेंट को तो क्या देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसलिए टेलीग्राम पे ना भटकते रहते हैं, तो भटकने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लीजिए, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं बचेगा जहां आपको क्या हो, कंफ्यूजन हो। तो कुल मिला के ये कॉर्पस डोनेशन को लेके भी क्या कर दिया, यहां पर बता दिया। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद है, अगर ट्रस्ट ने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में एक्सेस क्या कर दिया था, एप्लीकेशन कर दिया था। कैसे भी कर सकते हो आप, मान लीजिए कॉर्पस फंड में से क्या कर दो, एप्लीकेशन कर दो, ठीक है। तो हो गया ना एक्सेस एप्लीकेशन, लोन लेके एप्लीकेशन कर दो, तो एक्सेस एप्लीकेशन तब भी हो जाएगा वो तो, ओके। और या फिर अगर पुराने लॉ की बात करूं, तो पुराने लॉ में तो है ना, पेमेंट करना कंडीशन ही नहीं थी। अगर आपने लायबिलिटी इनकर कर दी है, स्टिल वो अनपेड है, लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो भी उसको एप्लीकेशन मान लेते थे। तो आप इनकम से ज्यादा लायबिलिटी तो कर ही सकते हो, ओके। भली पेमेंट अभी नहीं हुआ, तो क्या होता था, एक्सेस क्या होता था, एप्लीकेशन होता था, ओके। तो एक्सेस एप्लीकेशन की आपको, ये जो करंट प्रीवियस ईयर है, इसमें आपको कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, मतलब उसको हम अब क्या नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। तो आपने मान लीजिए 24-25 में इनकम से ज्यादा एक्सेस एप्लीकेशन कर दिया है, चाहे वो लोन लेके कर दिया या कॉर्पस फंड में से पैसा निकाल के आपने एप्लीकेशन कर दिया कोई असेट वेसेट खरीदने में, तो उस ईयर की इनकम से भी ज्यादा क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। तो जितना ज्यादा एप्लीकेशन हो गया ना, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 25-26 से मान ली 26-27 जो भी है, ठीक है ना, उस ईयर में उसको अपन क्या नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। तो ये हमारा कौन सा था, 4th नंबर का पॉइंट था, ओके। इसके बाद में 5th नंबर का पॉइंट है लोन। आपने लोन लिया, लोन कोई इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होती है बिजनेस एसेट्स, या फिर क्या होता है, डोनेशन, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट होती है। लोन और बोरोइंग जो होती है ना, वो कोई इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में लोन से अगर आप कोई खर्चा करोगे, चाहे रेवेन्यू खर्चा करो, चाहे वो कौन सा खर्चा करो, कैपिटल खर्चा करो, तो उसे एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, जिस भी ईयर में आप उस लोन का क्या कर दोगे, रीपेमेंट कर दोगे, उस लोन का रीपेमेंट कर दोगे, तो लोन का रीपेमेंट आपने कहां से करा होगा, तो ऑब्वियसली बात है आपने अपनी बिजनेस की रिसीट्स में से, डोनेशन में से, गवर्नमेंट ग्रांट, इन्हीं में से करा होगा, मतलब इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट में से करा होगा। तो लोन लेके आप एप्लीकेशन करोगे, उसे एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, लेकिन जब रीपेमेंट ऑफ लोन कर दोगे तो उसे हम क्या मानेंगे, एप्लीकेशन मानेंगे, प्रोवाइडेड लोन का रीपेमेंट कितने साल में हो गया, 5 साल। 5 साल कब से, उस एंड ऑफ कौन से ईयर से, जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन करा था, उस ईयर के एंड से 5 साल में आपने उस लोन का रीपेमेंट कर दिया, तो उस ईयर में हम क्या मान लेंगे, एप्लीकेशन मान लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर लोन लेके आपने दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन दे दिया, ओके, और आज आप लोन का रीपेमेंट करके क्या मानना चाह रहे हो, एप्लीकेशन मानना चाह रहे हो, पॉसिबल नहीं है। मतलब जो कंडीशन, ठीक है, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट पे नॉर्मल एप्लीकेशन पे जो एप्लीकेबल होती है, वो यहां पर भी एप्लीकेबल होगी।
वो यहां पर भी है। जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया, लोन लेके कोई एप्लीकेशन करा और वो पैसा आपने एक दिन में एक पार्टी को इन ए डे टू ए पर्सन एक्सीडिंग 10,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 10,000 से ज्यादा कर दिया, क्रॉस चेक से कर दिया, बीरेट चेक से कर दिया, कैश में पेमेंट कर दिया, फिर आपने उस लोन का क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, तो उसे हम क्या नहीं मानेंगे, अब एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। आपने लोन लेके कोई खर्चा करा, मान लीजिए पेमेंट आपने अकाउंट पे क्या करा, चेक से करा, लेकिन आपने टीडीएस नहीं काटा, ठीक है ना, आपने क्या नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा। टीडीएस नहीं काटोगे तो 30% डिसअलाउ होना चाहिए। अब आपने उस लोन का क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, तो 30% क्या रहेगा, वो डिसअलाउ ही रहेगा, वो 30% क्या रहेगा, डिसअलाउ ही रहेगा। मान लीजिए लोन लेके आपने कोई एप्लीकेशन करा लेकिन उसका अभी तक पेमेंट नहीं करा, लायबिलिटी इनकर्ड कर ली, ओके, लायबिलिटी इनकर्ड कर ली लेकिन उसका पेमेंट नहीं करा, और आज आप लोन का क्या कर रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो और सोच रहे हो कि उसको एप्लीकेशन मान लेंगे, सोच खराब है, ठीक है। तो जो नॉर्मल एप्लीकेशन पे कंडीशन है ना, पेमेंट होना चाहिए, टीडीएस कटा होना चाहिए, 10,000 से ज्यादा अकाउंट पे ही, चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट से होना चाहिए, ओके, कॉर्पस डोनेशन दूसरों को नहीं देना है, ओके, तो वो सभी क्या होगी, इस पे भी क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए 115 बीबीसी होता है, ठीक है, वो किन पे लगता है, चैरिटेबल ट्रस्ट पे लगता है। अगर रिलीजियस ट्रस्ट को 115 बीबीसी का डोनेशन मिला है, ठीक है, कुछ अलग बोल गया, अगर रिलीजियस ट्रस्ट को क्या मिला है, अनोनिमस डोनेशन मिला है, तो उस पे 115 बीबीसी क्या नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, नहीं होता है। लिखा हुआ कहां पर है मैं वो बताता हूं, तो पॉइंट अच्छा है, देखते हैं अगले वाले पेज पे लिखा क्या। हाँ, ये 20th वाला पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। अगर टेंपल को, गुरुद्वारे को, चर्च को, मॉस्क को अगर अनोनिमस डोनेशन मिला तो चर्च इन पे क्या नहीं होता है, 115 बीबीसी एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन वो जो डोनेशन मिला है ना, उसे इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मान लेंगे, मतलब नॉर्मल डोनेशन मान लेंगे। आप उसमें से 15% सेट अपार्ट करके एग्जामिशन ले लेना और 85% रिमेनिंग 85% एक्चुअली में अप्लाइड करके, पेड बेसिस पे अप्लाइड करके फिर क्या लेना, एग्जामिशन लेना। तो मतलब वो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट बन जाएगा। आप उसमें से 1585 कर सकोगे। कौन सा, जो अनोनिमस डोनेशन रिसीव है टेंपल को, ठीक है ना, तो उस पे 115 बीबीसी तो नहीं होगा, लेकिन आप उसे इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मान लेना और 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में क्या ले लेना, एग्जामिशन ले लेना। और अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को क्या मिला है, अनोनिमस डोनेशन मिला है, तो जितना भी अनोनिमस डोनेशन मिला है उसमें से एक डिडक्शन मिलेगी 5% ऑफ टोटल डोनेशन। टोटल का मतलब सारे डोनेशन, चाहे कॉर्पस हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे अनोनिमस हो, ओके, सभी तरह के डोनेशन, तो उसका 5% और 1 लाख विच एवर हायर, इतने अमाउंट की आपको क्या मिलेगी, रिडक्शन मिलेगी। और रिमेनिंग अमाउंट आपका 115 बीबीसी में 30% की रेट से टैक्सेबल आपका हो जाएगा। ये जो आप ना 5% ऑफ टोटल डोनेशन करोगे, टोटल में सारे डोनेशन आ जाएंगे, कॉर्पस भी आ जाएगा, अदर देन कॉर्पस डोनेशन भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना, और अनोनिमस भी आ जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है ना, गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, ठीक है ना, आईसीआई के अप्रोच के अकॉर्डिंग जब 5% ऑफ टोटल डोनेशन करते हैं तो आईसीआई अपने सजेस्टेड के अंदर जब सॉल्व करता है तो उस टोटल डोनेशन में गवर्नमेंट ग्रांट को क्या नहीं करता, इंक्लूड नहीं करता। लेकिन जब उसी सॉल्यूशन के नीचे वर्किंग नोट देता है तो वर्किंग नोट में बताता है कि ITR 7 जो ट्रस्ट पे होता है, आपको ध्यान होगा, ठीक है, आर्टिकलशिप पीरियड में नहीं है तो मैं बताता हूं, तो ITR 7 फाइल होता है किन पे, ट्रस्ट पे, तो वो कहते हैं ITR 7 में नोट में लिखा हुआ, ITR 7 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ग्रांट टोटल डोनेशन का क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। पर ये बात वो वर्किंग नोट में बोलते हैं और जो मेन सॉल्यूशन करते हैं उसमें टोटल डोनेशन में, ठीक है ना, टोटल डोनेशन में गवर्नमेंट ग्रांट को क्या नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। तो बड़ा अजीब है, पर मैं क्या करूं, आईसीआई कभी भी अपने सॉल्यूशन से क्या कर सकता है, बदल सकता है। अब आईसीआई क्या करने वाला है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्या कर चुका है वो मैं आपको रेडीमेड क्या कर देता हूं, बता देता हूं। ओके, सारा रेडीमेड बता देता हूं। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो गवर्नमेंट ग्रांट है, ओके, तो 5% ऑफ क्या करते हो, टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर हायर डिडक्शन देते हो। तो ये 5% ऑफ जो टोटल डोनेशन है, इस टोटल डोनेशन में आईसीआई अपनी अप्रोच में गवर्नमेंट ग्रांट को क्या नहीं करता, इंक्लूड नहीं करता। लेकिन वर्किंग नोट में देखो मैंने सब लिखा है, आईसीआई ने अपनी वर्किंग नोट में लिखा है कि एज पर ITR 7, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होगी, इंक्लूडेबल होगी इन टोटल डोनेशन में। तब कंफ्यूजन की इस पीडीएफ से कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रशंसा कर रहा हूं, प्रेज कर रहा हूं, लिटरली कह रहा हूं कि हेल्पफुल है आपके लिए, लिटरली कह रहा हूं हेल्पफुल है, तो है तो वो है, ओके। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं और नेक्स्ट आपको सॉल्यूशन यहां पर बताता हूं। अगेन अनोनिमस डोनेशन को लेके है, चैरिटेबल ट्रस्ट को अनोनिमस डोनेशन मिला, उसमें से एक डिडक्शन मिल जाएगी 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर हायर। रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, 115 बीबीसी में 30% की रेट से टैक्सेबल होगा। अब ये जितने अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल गई थी ना, 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर हायर, ये जितने अमाउंट की डिडक्शन मिल गई है, ओके। जैसे कि आप मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का अनोनिमस डोनेशन था और इस 10 लाख में से आपको क्या मिली, डिडक्शन मिली। मतलब मान लीजिए आपको टोटल डोनेशन 50 लाख रुपए का था, 50 लाख का 5% कितना होता है, 50 लाख का 5% होता है 2.5 लाख।
तो 2.5 लाख और 1 लाख विच एवर हायर डिडक्शन मिलेगी, मतलब 2.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी। ये अनोनिमस डोनेशन 2.5 लाख टैक्सेबल नहीं होगा। रिमेनिंग 7.5 लाख अनोनिमस डोनेशन 115 बीबीसी से चैरिटेबल ट्रस्ट को क्या होगा, टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 30%। अब ये जो 2.5 लाख है ना जिसकी डिडक्शन मिल गई, इस 2.5 लाख को आप इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मान लेना और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की एग्जामिशन ले लेना। 15% सेट अपार्ट कर सकते हो, रिमेनिंग 85% आप अप्लाई करके इसकी एग्जामिशन ले सकते हो। ओके तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या है, 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट में सिर्फ 2.5 लाख को इंक्लूड करो, 10 लाख का कुछ मत करो, ठीक है ना। 10 लाख को इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट नहीं, सिर्फ 10 लाख 2.5 लाख को इनकम मान लो। दूसरा तरीका आईसीआई करता है, क्या करता है, पहले तो इनकम जो अनोनिमस डोनेशन को इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मान लेता है और इसमें से 7.5 लाख रुपए लेस कर लेता है जो अनोनिमस डोनेशन की तरह टैक्सेबल होंगे। तो रिजल्टेंटली आता तो ये भी 2.5 लाख है। तो ये 2 अप्रोच है, क्वेश्चन करे हुए इन्होंने अलग अलग अप्रोच से करें। एक में सिर्फ 2.5 लाख को इनकम माना, एक में पहले अनोनिमस डोनेशन को इनकम माना, फिर उसमें से जितना 115 बीबीसी में टैक्सेबल हो गया उसको लेस कर लिया, तो रिमेनिंग अपना आप ही कितना आ गया, 2.5 लाख आ गया। वो भी मैंने रेडीमेड लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, वो भी मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, आपको रेडीमेड लिख दिया है। ओके तो ये आप इसमें से 15% क्या कर सकोगे, सेट अपार्ट कर सकोगे। ये आईसीआई अप्रोच है, ठीक है ना, ये आईसीआई अप्रोच है। अच्छा मैं और बताता हूं, लॉ की अगर प्लेन रीडिंग करें ना तो लॉ की प्लेन रीडिंग के अकॉर्डिंग ये जो 2.5 लाख है ना जिसको आईसीआई इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मान के 15% सेट अपार्ट की एग्जामिशन ले रहा है और 85% एप्लीकेशन की एग्जामिशन ले रहा है। अगर लॉ की प्लेन रीडिंग निकाले ना तो ये 7.5 लाख तो क्या होगा, 115 बीबीसी में 30% से टैक्सेबल होना चाहिए। और लॉ की अगर वर्डिंग्स निकाले ना तो ये नॉर्मल टैक्स होना चाहिए, जो ट्रस्ट पे नॉर्मल टैक्स लगता है ना, मतलब अनोनिमस डोनेशन पूरा टैक्सेबल होता है लॉ की वर्डिंग्स के हिसाब से, ठीक है। 7.5 लाख तो 115 बीबीसी में होता है और रिमेनिंग होना चाहिए नॉर्मल टैक्स। तो मैंने लिख भी दिया लॉ की प्लेन रीडिंग के हिसाब से हम इसे इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट नहीं मान सकते। और ये जितना भी 2.5 लाख है ना जिसकी आपको क्या मिली है, डिडक्शन मिली है, ये एंटायर अमाउंट टैक्सेबल होगा एट किस पे, नॉर्मल रेट पे। ओके तो लॉ भी बता रहा हूं, लॉ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो अनोनिमस जो डोनेशन होता है ना उस पे एग्जाम्पशन नहीं मिलती है सेक्शन 11 की, तो उसका एक पार्ट तो 115 बीबीसी में 30% से टैक्सेबल होता है और जितने की डिडक्शन मिलती है वो नॉर्मल टैक्स होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए और क्या नहीं है, हमारे तो मार्क्स का पर्पस है, तो मैं रेडीमेड बता रहा हूं। आईसीआई क्या करता है, जितने की डिडक्शन मिली उसे इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मान के सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए में एग्जाम्पशन ले लेता है, ठीक है ना। तो हो गया, जय श्री राम। अब आते हैं किस पे, मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आप यही मानेंगे कि एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, और अगर दिया है तो फिर कैश दिया है तो कैश से होगा। कैश में क्या होगा, सिर्फ उसी को इनकम मानेंगे जो क्या हुई है, रिसीव हुई है, और उसी को एप्लीकेशन मानेंगे जिसका आपने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। हाँ एक बात है, आप डीम्ड एप्लीकेशन कर सकते हो। कैसे, मान लो कोई इनकम आपको रिसीव्ड हो गई थी, इनकम आपको मान लीजिए रिसीव्ड हो गई, कौन से ईयर मान लीजिए 24-25 ईयर था आपका, रिसीव्ड हो गई थी और कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो। अब कैश फॉलो कर रहे हो तो इनकम तो मानना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, इनकम तो मानना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए आप इसमें से एप्लीकेशन नहीं कर पाए तो आप डीम्ड एप्लीकेशन करना, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले आपको ये ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और फिर आपको नेक्स्ट ईयर 25-26 में इसको अप्लाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है, 25-26 में उसको अप्लाइड कर देना। हाँ अगर इसमें से जितना अमाउंट आपने 25-26 में अप्लाइड नहीं करा, ठीक है, तो फिर वो डीम्ड इनकम बन जाएगा और 115 बीबीआई में 30% की रेट से भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात आते हैं कि अगर ट्रस्ट मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है तो सिर्फ इनकम उसी को ही मानेंगे जो इनकम एक्रूड हो गई है, चाहे वो रिसीव्ड हुई है और चाहे वो रिसीव्ड नहीं हुई है। मान लीजिए कोई इनकम है, एक्रूड तो हो गई है लेकिन वो क्या नहीं हुई है, रिसीव्ड नहीं हुई है, तो आप उस पर डीम्ड एप्लीकेशन करके क्या कर सकते हैं, एग्जामिशन ले सकते हैं। वही ऑप्शन है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से एटलीस्ट 2 मंथ बिफोर आपको ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और फिर जिस भी प्रीवियस ईयर में वो इनकम रिसीव होती है वो ईयर और उसका जो फॉलोइंग क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा, उसका जो फॉलोइंग प्रीवियस ईयर होगा उस ईयर में आपको अप्लाइड कर देना, और जितना अप्लाइड नहीं करोगे वो ट्रस्ट की क्या बन जाएगा, डीम्ड इनकम बन जाएगा, और उस पे एज पर 115 बीबीआई 30% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। तो इनकम किससे मानेंगे, एक्रूअल में, जो भी अमाउंट क्या हो गई है, एक्रू हो गई है, डिराइव्ड हो गई है, इवन रिसीव्ड हुई है, रिसीव नहीं हुई, लेकिन एप्लीकेशन तो उसी को ही मानेंगे जो आपने पेमेंट कर दिया।
मतलब इवन आप एक्रूअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ओके, लायबिलिटी इनकर्ड हो गई है, लेकिन आपने उसका प्रीवियस ईयर 24-25 में, मान लो क्वेश्चन 24-25 का आया है और आपने उसका पेमेंट नहीं करा है, तो इवन एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है और लायबिलिटी भी इनकर्ड हो गई है लेकिन पेड नहीं करा, तो उसको एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। तो एक्रूअल सिस्टम में भी एप्लीकेशन तभी मानते हैं जब वो क्या होती है, पेमेंट होती है। अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसे एप्लीकेशन नहीं माना जाता है। हाँ, डीम्ड एप्लीकेशन का आपके पास में क्या रहता है, ऑप्शन रहता है। इसके बाद जो बता रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इसको लेके भी मेरे को ऐसा लग रहा है आईसीआई कब बदल जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये चैप्टर ऐसा है, मेरे को इतने सालों में आईसीआई को क्लैरिटी नहीं है। प्रैक्टिस मैनुअल क्या कर दिए, बंद कर दिए, ओके। तो अब प्रैक्टिस मैनुअल बंद कर दिए, इस वजह से तो स्टूडेंट को दिक्कत है क्योंकि हर ऑथर अपना ही क्या कर रहा है, इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है, अपना ही निकाल रहा है, अपना ही निकाल रहा है। और ऑथर की भी देख लो, आईसीआई फिर जब बदल जाता है ना तो ऑथर भी अपने सॉल्यूशन क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, ओके। तो मैं जो आईसीआई नहीं करता ना तो उस पर मैं कभी कमेंट नहीं करता, क्योंकि आईसीआई कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते, क्रिकेट की तरह रंग बदल देता है। अब बताता हूं यहां पर, अगर कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट अपनी इनकम या प्रॉपर्टी का बेनिफिट ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन को पहुंचाता है, स्पेसिफाइड पर्सन को पहुंचाता है। स्पेसिफाइड मतलब 13 सबसेक्शन 3, फाउंडर हो गया, ऑथर हो गया, अगर फाउंडर ऑथर एचयूएफ है तो एचयूएफ के मेंबर हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ट्रस्टी हो गए, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर जिन्होंने आज तक 50,000 से ज्यादा का दान दिया है, ठीक है ना, ओके, ट्रस्टी मैनेजर ये हो चुके हैं और जिनमें इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उन कंसर्न में, ये सब स्पेसिफाइड पर्सन है। अगर इन स्पेसिफाइड पर्सन को ट्रस्ट अपनी इनकम या प्रॉपर्टी का बेनिफिट पहुंचाता है तो आपको ध्यान होगा 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ने का, ठीक है, पूरी एग्जामिशन तो विड्रॉ नहीं होगी, पूरी एग्जामिशन तो विड्रॉ नहीं होगी, लेकिन जितने अमाउंट का बेनिफिट दे दिया उसे हम ट्रस्ट की स्पेसिफाइड, उस ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम मान लेंगे। बेनिफिट दिया स्पेसिफाइड पर्सन को है लेकिन इनकम ट्रस्ट की स्पेसिफाइड मानेंगे और उस पर 30% की रेट से क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, ठीक है ना, उस पर 30% की रेट से क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। और जो बेनिफिट पहुंचा है ना उसको एप्लीकेशन भी नहीं मानेंगे, जो बेनिफिट पहुंचा है उसको एप्लीकेशन भी नहीं मानेंगे, इनकम मान लेंगे और 30% की रेट से क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे 30% की रेट से, ओके। चलिए, तो एक स्पेसिफाइड इनकम होगा, स्पेसिफाइड क्या होगा, इनकम होगा। और एक अच्छा, और ये भी ध्यान रखना, अगर ट्रस्ट से ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन को इनकम या फिर क्या मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, ओके, तो उस पे 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 भी लग जाता है। हाँ, 56 सबसेक्शन 2 क्या लग जाता है, क्लॉज 10 भी लग जाता है। खैर, तो अब आईस और एक है हम आईसीआई, तो आईसीआई ने वर्किंग नोट में क्या करा, 12 सबसेक्शन 2 है, 12 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, अगर ट्रस्ट ने मेडिकल बेनिफिट या एजुकेशनल बेनिफिट पहुंचाया, बीइंग मेडिकल और एजुकेशनल, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, अगर ये बेनिफिट अपने क्या करा, ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन को पहुंचाया, तो जितना बेनिफिट क्या करा है, पहुंचाया है, ठीक है ना, उसको हम नॉर्मल टैक्स कर देंगे, उसको हम नॉर्मल टैक्स कर देंगे। और ये उन्होंने आरटीपी में करा भी है, इन्होंने क्या करा, आरटीपी में करा है। जबकि 115 बीबीआई ये बोलता है कि आप कोई सा भी बेनिफिट ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन को पहुंचा दो, पूरी एग्जामिशन तो विड्रॉ नहीं करेंगे लेकिन जितना बेनिफिट पहुंचा है उसको स्पेसिफाइड इनकम मान के 30% से टैक्स करेंगे। लेकिन आईसीए ने अपने आरटीपी में एमसीक्यू में क्या करा, अगर एजुकेशनल और मेडिकल बेनिफिट है, हालांकि इसका 12 सबसेक्शन 2 है, 12 सबसेक्शन क्या है, 2 है, कि एजुकेशनल और मेडिकल बेनिफिट पहुंचाओगे तो वो ट्रस्ट की इनकम बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये था, इनकम तो बन ही रहा है, अब वो इनकम 30% से टैक्स होगी या फिर वो क्या होगी, नॉर्मल टैक्स होगी। तो इन माय ओपिनियन वो 30% से ही टैक्स होनी चाहिए, स्पेसिफाइड इनकम है। और आपको मेरे ख्याल से कोई नोट्स अगर दूसरों के होंगे तो वो तो इस बात पे दिमाग ही लगाते, आप नोट्स देख लेना, सीधा ही बोलते हैं स्पेसिफाइड इनकम है। लेकिन आईसीआई ने अभी आरटीपी के सॉल्यूशन में क्या करा, एजुकेशनल और मेडिकल बेनिफिट पहुंचाया, तो वो जो बेनिफिट पहुंचाया उसको इनकम तो माना लेकिन उसको स्पेसिफाइड इनकम नहीं माना, वो नॉर्मल क्या हुआ, टैक्स रेट हुआ। तो ये मैंने लिखा भी है कि वैल्यू ऑफ एजुकेशनल और मेडिकल बेनिफिट है, 13 सबसेक्शन 3 के स्पेसिफाइड पर्सन को पहुंचाया, तो वो वैल्यू ऑफ जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। मैंने लिख दिया, ये आईसीआई की अप्रोच है, किसके अंदर, आरटीपी के अंदर, ठीक है, आरटीपी के अंदर। अब बदल जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये जब चाहे ये बदल भी जाते हैं, पर मैंने तो आपको यहां पर रेडीमेड दे दिया। अच्छा, अब इस नोट्स की और क्या रेलेवेंसी, इससे आपको मालूम है क्या होगा, इससे ये होगा कि आप वर्किंग नोट में क्या कर सकोगे, लिख सकोगे, आप वर्किंग नोट में लिख दोगे, ठीक है ना, कि मान लीजिए आपने वर्किंग नोट में क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है ना, कि 12 सबसेक्शन 2 का रेफरेंस दे दिया कि ये इनकम डिराइव्ड है, ये इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ट्रस्ट की इनकम बनेगी, ट्रस्ट की क्या बनेगी, इनकम बनेगी। और वर्किंग नोट में आप ये कह सकते हो कि ये स्पेसिफाइड इनकम हो सकती है और 30% से टैक्स हो सकती है। तो ये बढ़िया है, ये तभी होगा जब आपके पास में ऐसा नोट्स होगा ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वर्किंग नोट में लिख दें तो 100 डेट नंबर तो मिले,
चलिए इसके बाद में अगले वाले पे आता हूं, एक्सेस एक्यूमुलेशन 11 सब सेक्शन 2 का। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले आपको स्टेटमेंट फॉर्म 10 से देना होता है, पर्पस बताना पड़ता है, पीरियड बताना पड़ता है कि कितने समय की एक्यूमुलेट करोगे, और तब तक के लिए आपको उसको 11(5) के मोड्स में क्या करना होता है, इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड करना पड़ता है, और उसमें से आप दूसरे ट्रस्ट को किसी भी तरह का कोई भी डोनेशन नहीं दे सकते, कॉर्पस भी नहीं और अदर देन कॉर्पस भी नहीं। और जितना पीरियड बताया उतने पीरियड में आपको उसको अप्लाइड कर देना है। अगर उतने पीरियड में उसको अप्लाइड नहीं करा, ठीक है ना, तो फिर वो क्या होगा, ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम बन जाएगा और 30% से टैक्स होगा। अब यहां क्वेश्चन मैंने क्या करा, मान लो आपने वो फॉर्म 10 के अंदर स्टेटमेंट जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से एटलीस्ट 2 महीने पहले देना होता है, आपने 5 साल बताए, तो आपको उसको अप्लाइड भी कितने करना है, 5 साल में करना है। अब जितना आपने अप्लाइड नहीं करा 5 साल में, तो फिर वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा स्पेसिफाइड इनकम। कौन सी ईयर में, उसी ईयर में, ठीक है ना, कौन सी ईयर में, 5th ईयर में। अर्लियर क्या होता था, एक बोनस ईयर मिलता था, अर्लियर क्या मिलता था, बोनस ईयर मिलता था, तो इस वजह से वो 6ठे साल में टैक्सेबल होता था, 1 साल बोनस मिलता था, ठीक है ना, फिर उस ईयर में टैक्सेबल होता था। लेकिन अब के लॉ के हिसाब से बोनस नहीं मिलता, तो फिर तो जो लास्ट ईयर है ना, उस ईयर में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपने एप्लीकेशन करके कहा कि मेरे को 3 साल के लिए अप्लाइड एक्यूमुलेट करूंगा, तो आपने अगर विद इन 3 ईयर्स में जितना अप्लाइड नहीं करा, उतना वो 3rd ईयर में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, लास्ट ईयर में। ओके, तो ये था। इसके बाद में है, ट्रस्ट ने कोई रेवेन्यू क्या करा, एक्सपेंडिचर करा, 10,000 से क्या करा, ज्यादा करा, इन टू ए पर्सन करा, इन ए डे करा, और एग्रीगेट पेमेंट करा, और वो पेमेंट मान लीजिए उसने अदरवाइज अकाउंट पे ही, चेक से, अकाउंट पे ही, ड्राफ्ट से, या अदर प्रेस्क्राइब्ड मोड, नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, बीम, ये जो होते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है ना, इनके अलावा कर दिया। मतलब मान लीजिए बीरर चेक से कर दिया, क्रॉस क्या कर दिया, चेक से कर दिया, तो उतने अमाउंट को ट्रस्ट के क्या नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। 40A सबसेक्शन कौन सा है, 3। बस ध्यान रखना 40A सबसेक्शन 3 सिर्फ रेवेन्यू एप्लीकेशन पे लगता है, कैपिटल एप्लीकेशन पे नहीं लगता है, वो उसका भी मैंने बना दिया है। तो आपने जैसे पेमेंट कर दिया ग्रोसरी स्टोर को 30,000 का, इन ए डे टू ए पर्सन, क्रॉस चेक से कर दिया है, तो इसे क्या नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, इसको हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये वाला 11th वाला ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, रीड करना है तो मैं करा देता हूं कि आपको फेमिलियर लग जाए। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 10.5 लाख रुपए था। अच्छा, मैंने तो क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाया था, यही अमाउंट लेके, ठीक है ना, मेरे को ध्यान नहीं था कि मैंने यही बनाया, ये लिखा भी है। और कॉस्ट ऑफ असेट ट्रांसफर कितना है, 5 लाख, तो कैपिटल गेन कितना आया, 5.5 लाख का आया। अब आईसीआई अप्रोच क्या कर रहा है, आईसीआई इस 5.5 लाख को इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मान रहा है, और इसमें से 15% क्या कर रहा है, सेट अपार्ट कर रहा है। जबकि मैंने कहा था ये इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट नहीं होनी चाहिए, इसको तो आप दोबारा वापस से इन्वेस्ट करो और उसकी क्या ले लो, एग्जेम्पशन ले लो। हाँ, यहां मैंने ये बताया कि भाई नेट कंसीडरेशन तो 10.5 लाख आया, और जो असेट खरीदा वो 12 लाख का खरीद लिया, ठीक है ना, कितने का, 12 लाख का, मतलब 1.5 लाख ज्यादा, फिर वो पैसे कहां से आए, तो वो जरूर पैसे इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट में आए, तो वो 1.5 लाख की एग्जेम्पशन तो आप 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में से ले लीजिएगा, और 5.5 लाख जो कैपिटल गेन आया है उसकी एग्जेम्पशन 11 सबसेक्शन 1 ए में ले लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से करा भी दिया था। इसके बाद में अगर आप दूसरे ट्रस्ट को क्या देते हो, कॉर्पस डोनेशन देते हो, तो उसे तो एप्लीकेशन माना ही नहीं जाएगा, उसको एप्लीकेशन माना ही नहीं जाएगा। और अगर अदर देन कॉर्पस देते हो तो उसे एप्लीकेशन मान लेंगे, लेकिन दूसरा ट्रस्ट भी क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, और या फिर क्या होनी चाहिए, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, तो उसे एप्लीकेशन मान लेंगे, लेकिन उसको भी एप्लीकेशन कितना मानेंगे, 85%। तो अगर आपने कॉर्पस डोनेशन दिया दूसरे ट्रस्ट को तो उसे तो एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, और अदर देन कॉर्पस दिया तो एप्लीकेशन तो मान लेंगे, लेकिन सिर्फ कितना मानेंगे, 85% ही एप्लीकेशन मानेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि कोई इनकम है, ठीक है ना, वो आपको लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को रिसीव हुई है, तो इस क्वेश्चन के वर्किंग नोट में आपको ये लिखना ही है कि ये हम डीम्ड एप्लीकेशन कर लेंगे, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 2 महीने पहले ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे, और इस ईयर में हम डीम्ड एप्लीकेशन बता लेंगे, भाई कोई सा भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, और इसका जो फॉलोइंग क्या होगा, फॉलोइंग ईयर होगा, उसमें हमें इसको क्या करना होगा, अप्लाइड करना होगा, और जितना अप्लाइड नहीं करेंगे वो ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम बन जाएगा, 115 बीबीआई 30% से टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो वर्किंग नोट में आप डीम्ड एप्लीकेशन क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा वर्किंग नोट में। गवर्नमेंट से आपको ग्रांट रिसीव हुई है, तो आईसीआई तो उसे 5% ऑफ टोटल डोनेशन में इंक्लूड नहीं करता, वो एक बात बता दी। गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ग्रांट, तो आप इसे कॉर्पस डोनेशन मत मानिएगा। हालांकि गवर्नमेंट जब भी ग्रांट देती है, ठीक है ना, तो अधिकतर वो ग्रांट ऐसे कॉर्पस फंड की तरह देती है, लेकिन उससे प्रैक्टिकल से हमको मतलब नहीं। अगर सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसे कॉर्पस डोनेशन नहीं, नॉर्मल डोनेशन ट्रीट करिएगा। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मान लीजिएगा, 15% सेट अपार्ट करके एग्जेम्पशन ले लीजिएगा, और 85% अप्लाइड करके एग्जेम्पशन ले लीजिएगा। ट्रीटेड एज नॉर्मल डोनेशन करिएगा, इसे कॉर्पस डोनेशन ट्रीट मत करिएगा। ओके, चलिए
ये मैंने बता दिया 115 बीबीसी है चैरिटेबल ट्रस्ट को जो डिडक्शन मिलती है 5% ऑफ कौन सा है टोटल डोनेशन है। तो जितनी की डिडक्शन मिलती है उतने अमाउंट को आप इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मान लीजिएगा, उसमें से 15% सेट अपार्ट कर लीजिएगा। तो टोटल डोनेशन का मतलब नॉर्मल भी आ गया, कॉर्पस भी आ गया, अनोनिमस भी आ गया, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं आएगी। मान लीजिए टोटल डोनेशन 28 लाख का है और अनोनिमस डोनेशन 8 लाख का है, तो टोटल डोनेशन के 5% की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो 5% होगा 1,40,000 और 1 लाख विच एवर इज हायर, मतलब 1,40,000 की आपको डिडक्शन मिलेगी। तो 8 लाख के अनोनिमस डोनेशन में से 1,40,000 की डिडक्शन मिलेगी, तो रिमेनिंग 6,60,115 बीबीसी में 30% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये जो 1,40,000 है, इस 1,40,000 को डीम्ड मान लिया जाएगा इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, और आप इसमें से 15% सेट अपार्ट कर सकेंगे। यही आईसीआई की क्या है अप्रोच है। इसके बाद में ऐसा क्वेश्चन आता है, पेमेंट टू किसको करा, डॉक्टर को करा, कॉन्ट्रैक्टर को क्या करा, पेमेंट करा, रेसिडेंट पेमेंट करा, रेसिडेंट को पेमेंट करा और विदाउट डिडक्शन ऑफ क्या करा, टैक्स करा। 192J 194J में या 194C में टीडीएस नहीं काटा, तो आप इसमें से 30% को एप्लीकेशन मत मानना, सिर्फ 70% को ही एप्लीकेशन मानना। लेकिन यही अगर नॉन रेसिडेंट आ जाए और टीडीएस नहीं काटा हुआ है तो आप तो 100% उसे एप्लीकेशन मान लेना, 100% एप्लीकेशन मान लेना, क्योंकि ट्रस्ट पे सेक्शन 40 क्लॉज ए और सब क्लॉज फर्स्ट ए एप्लीकेबल है, जो कि रेसिडेंट पे एप्लीकेबल होता है। तो अगर टीडीएस नहीं काटा है तो 30% एप्लीकेशन मत मानना, नॉट ट्रीटेड एज एप्लीकेशन, सिर्फ 70% को आप एप्लीकेशन मान लीजिएगा। ओके, इसके बाद में बढ़िया पॉइंट है, ट्रस्ट ने कोई असेट क्या करा, इक्विपमेंट परचेज करा और इन ए डे टू ए पर्सन एक्सीडिंग 10,000 अदरवाइज अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट से क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, तो भी आप इसे एप्लीकेशन मान लीजिएगा। क्योंकि जो 40A सबसेक्शन कौन सा होता है, अच्छा पॉइंट ये वाला नहीं था, वो ये जो बता रहा हूँ ये कोई पॉइंट और कहीं है, जब बोला है तो फिर वहीं का बता देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो परचेज ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप करे आपने, पेमेंट कर दिया, इन कैश कर दिया 10,000 से ज्यादा इन ए डे, तो आप इसे एप्लीकेशन मान लीजिएगा। क्योंकि 40A सबसेक्शन 3 जो होता है ना, जो ट्रस्ट पे एप्लीकेबल है, वो बेसिकली रेवेन्यू खर्चों पे एप्लीकेबल होता है। ओके, कैपिटल खर्चों पे 43 क्लॉज 1 लगता है, और 43 क्लॉज 1 भी बोलता है अगर 10,000 से ज्यादा इन ए डे अदरवाइज अकाउंट पे चेक से आपने पेमेंट करा तो उससे हम एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। लेकिन 43 क्लॉज 1 लिखा हुआ ही नहीं है कि ट्रस्ट पे एप्लीकेबल होगा, तो इन माय ओपिनियन, ठीक है ना, तो अगर आपने कैपिटल एप्लीकेशन करा है, ठीक है, तो और पेमेंट कैश में भी कर दिया है, तो आप उसे क्या मान लीजिएगा, एप्लीकेशन मान लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में है क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आता है कि ट्रस्ट ने अमाउंट सेट अपार्ट करा फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट के लिए और फॉर्म 10 वॉज फाइल कर दिया। तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, ये वर्किंग नोट में कह दीजिएगा, ये 11 सबसेक्शन 2 का एक्सेस एक्यूमुलेशन है, और ये फॉर्म रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से एटलीस्ट 2 मंथ पहले क्या कर दिया होगा, फाइल कर दिया होगा। ट्रस्ट ने पर्पस बता दिया, पीरियड क्या कर दिया है, बता दिया है। तो 11 सबसेक्शन 2 में एक्सेस एक्यूमुलेशन वाली आप इस पे क्या ले लीजिएगा, एग्जामिशन ले लीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब जो पॉइंट है, ये तो बहुत ही बेहतरीन क्या है पॉइंट है, ट्रस्ट का आता है, ट्रस्ट की टोटल इनकम निकाल लीजिए, आप निकाल लेंगे। और अगर क्वेश्चन में ये भी कहा जाता है कि उसकी मिनिमाइज करनी है इनकम, तो मिनिमाइज करने का 2 तरीका है, या फिर तो आप सॉल्यूशन में लास्ट में कहो कि जितनी भी टोटल इनकम निकल के आ गई है, ट्रस्ट उसे एक्सेस एक्यूमुलेशन बता दे, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से एटलीस्ट 2 मंथ्स बिफोर एक्सेस एक्यूमुलेशन बता दे, ओके। या फिर क्या कर दे, उसको डीम्ड एप्लीकेशन बता दे, या फिर उसको क्या बता दे, डीम्ड एप्लीकेशन बता दे। ये कब करना है, जब क्वेश्चन पूछे ना, पहले तो पूछेगा टोटल इनकम, तो टोटल इनकम निकाल लेना, लेकिन क्वेश्चन में ये कहे कि उसको अपनी इनकम क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है बेस्ट पॉसिबल वे, तो बताइएगा 2 तरीके हैं, एक्सेस एक्यूमुलेशन है या डीम्ड एप्लीकेशन है। लेकिन कितना बताइएगा, एक्सेस और डीम्ड एप्लीकेशन, पूरी इनकम का मत बताना, मैं बताता हूं कितना। देखो, मान लो ट्रस्ट की टोटल इनकम निकल के आई 19,97,500। अब आपको मालूम है ट्रस्ट पे 2.5 लाख की, तो 3 लाख की क्या है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, ठीक है ना, ये लीजिए 3 लाख की क्या है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, ओके। तो आप 3 लाख से ऊपर जो है ना, कितना है, 3 लाख से जो ऊपर है, उसको क्या बताइएगा, एक्सेस एक्यूमुलेशन या डीम्ड एप्लीकेशन बता दीजिएगा, ठीक है। तो फिर टोटल इनकम 3 लाख निकल के आएगी, और 3 लाख पे वैसे ही टैक्स नहीं लगेगा, तो पूरे अमाउंट को डीम्ड एप्लीकेशन बताने की जरूरत नहीं है। जितनी भी टोटल इनकम आई है उसमें से आप 3 लाख रुपीस क्या कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए, 3 लाख रिड्यूस करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 16,97,500, ठीक है। इतने को डीम्ड एप्लीकेशन बता दो, टोटल इनकम 3 लाख आएगी, और 3 लाख पे वैसे ही क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए और ट्रीटमेंट कराता हूं आपको, और क्या क्या बढ़िया ट्रीटमेंट लिखे हैं। क्वेश्चन आता है, ट्रस्ट ने एक बिल्डिंग परचेस करी है, जमीन परचेस करी 80 लाख की, जबकि उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ 10 लाख थी। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम भी हो या स्टैंप वैल्यू ज्यादा भी हो,
जो एक्चुअल कॉस्ट होगी ना उसे ही एप्लीकेशन माना जाएगा। मान लीजिए अगर ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख होती तो भी एप्लीकेशन अपन 80 लाख को मानते हैं, और अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ 10 लाख है तो भी एप्लीकेशन 80 लाख मानेंगे। लेकिन अब बात सुनिए, ट्रस्ट ने 2 करोड़ 80 लाख की जमीन 2 करोड़ 10 लाख की जमीन 80 लाख में क्या कर ली, परचेज कर ली, तो रिमेनिंग अमाउंट तो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन हुआ। लेकिन ट्रस्ट पे 56 सबसेक्शन 2 10 एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना, क्या नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। तो नो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज क्या है 10। अगर ये ट्रस्ट की जगह और कोई होता तो अपन क्या कहते हैं, 2 करोड़ 10 लाख की जमीन आपने 80 लाख में क्या कर ली है, परचेज कर ली है, तो 1 करोड़ कितने का, 30 लाख रुपए का इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है, और ये रिसिपेंट को 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में टैक्सेबल होगा। लेकिन ट्रस्ट को मिलता है, और ट्रस्ट अगर किसी को देता है, ट्रस्ट को डोनेशन मिलता है, तो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 थोड़ी लगता है कि विदाउट कंसीडरेशन आपको मान लीजिए 5 लाख का डोनेशन मिल गया तो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। आंसर इज नो। और ट्रस्ट भी अगर किसी को क्या करता है, देता है, तो उस पर भी 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 नहीं लगता। हाँ, अगर ट्रस्ट अपने स्पेसिफाइड पर्सन को क्या कर देता है, दे देता है, ठीक है, दे देता है, तो फिर स्पेसिफाइड पर्सन पे जरूर क्या हो जाता है, लग जाता है। तो ये भी एक बढ़िया पॉइंट आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए ट्रस्ट को म्यूचुअल फंड से कोई इनकम रिसीव हुई जो नॉर्मली 10 क्लॉज 35 में एग्जेम्प्ट होती है। म्यूचुअल फंड जो खुद 10 क्लॉज 23D में एग्जामिशन लेता है तो उससे मिलने वाला डिविडेंड 10 क्लॉज 35 में एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन आपको ध्यान हो, ट्रस्ट को सेक्शन 10 की एग्जामिशन नहीं मिलती है। जब तक आप सेक्शन 11 की एग्जामिशन ले रहे हो, रजिस्ट्रेशन इन फोर्स है, तो सेक्शन 10 की एग्जामिशन नहीं मिलेगी। तो जितनी भी इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड है, ये कोई 10 क्लॉज 35 से एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इसे आप इनकम डेरिवेड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट ही मानेंगे। 15% सेट अपार्ट करके एग्जामिशन ले लेना, और रिमेनिंग 85% अप्लाइड करके ही क्या लेना, एग्जामिशन लेना। सेक्शन 10 में एग्जामिशन नहीं मिलेगी। लेकिन यही क्वेश्चन अगर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, इंडिया वाली एग्रीकल्चर इनकम है, तो उसकी आपको सेक्शन 10 क्लॉज 1 से क्या मिल जाएगी, एग्जामिशन मिल जाएगी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर नहीं है, तो वो ट्रस्ट पे भी नहीं लगा सकते। तो एग्रीकल्चर इनकम तो 10 क्लॉज 1 से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके, यस। 23 नंबर का पॉइंट मैंने बताया था, ट्रस्ट को टोटल डोनेशन 40 लाख रुपए का है, जिसमें से अनोनिमस 5 लाख है। तो डिडक्शन कितनी मिलेगी, 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर। 40 लाख का 5% कितना होता है, 2 लाख। 2 लाख और 1 लाख विच एवर हायर कितना होगा, 2 लाख। अब मैंने क्या कहा था, 2 तरीके हैं, या फिर तो जितने की डिडक्शन मिल रही है सिर्फ उसी को इनकम मान लो, तो इंक्लूड कर लो सिर्फ 2 लाख को इन इनकम डेरिवेड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, सिर्फ 2 लाख को इनकम मान लो। या फिर पहले तो क्या करो, 5 लाख को इनकम मानो, ठीक है ना, 5 लाख को इनकम मानो, और जितना अनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल हो रहा है उतना लेस कर लो, तो अल्टीमेटली 2 लाख ही आएगा, ठीक है ना। तो आईसीए ने अपने सॉल्यूशन में 2 तरीके से कराया है। मैंने दोनों तरीके बता दिए, है एक ही है, ये तो प्रेजेंटेशन है बस। तो ये मैंने आपको बात बता दी। इसके बाद में अगर ट्रस्ट ने अपनी इनकम या प्रॉपर्टी का बेनिफिट ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन को पहुंचाया, तो अपन ने पढ़ा है वो स्पेसिफाइड पर्सन, वो ट्रस्ट के लिए स्पेसिफाइड इनकम बन जाएगा, 30% से टैक्स होगा। लेकिन अगर वो एजुकेशनल और मेडिकल बेनिफिट हुआ तो एज पर 12 सबसेक्शन 2, ठीक है ना, वो ट्रस्ट की इनकम बनेगा लेकिन स्पेसिफाइड इनकम नहीं बनेगा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, आपने ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन को बेनिफिट पहुंचाया, क्या पहुंचाया, बेनिफिट पहुंचाया, तो वो स्पेसिफाइड इनकम तो बनेगी, लेकिन उसको एप्लीकेशन भी नहीं मानेंगे। उसको क्या नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन भी नहीं मानेंगे। ओके, मतलब जहां 5 लाख का खर्चा था, स्पेसिफाइड पर्सन को 7 लाख दे दिए, ज्यादा दे दिए, ठीक है ना, क्या कर दिए, ज्यादा कर दिए। तो आपने क्या कर दिया, बेनिफिट पहुंचा दिया। अब आपने बेनिफिट पहुंचा दिया तो वो ट्रस्ट की क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। वो 7 लाख रुपए ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम बन जाएगा, 30% से टैक्स होगा। ओके, और उसे एप्लीकेशन भी नहीं मानेंगे। उसे क्या नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन। तो जो इनकम अप्लाइड कर दी है फॉर बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, नॉट ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ना तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे, लेकिन ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम मान के उस पर 30% की रेट से क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। इसके बाद में हम आते हैं, ठीक है ना, ये लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ आया, ट्रस्ट ने एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया, लायबिलिटी क्या कर दी, इनकर कर दी है। ओके, लेकिन उसका प्रीवियस ईयर के एंड तक पेमेंट नहीं करा, तो आप उसे उस ईयर की क्या मत मानिएगा, एप्लीकेशन मत मानिएगा, फिर उस ईयर की मानेगा जिस ईयर में पेमेंट कर दिया। तो अगर क्वेश्चन आए कि ट्रस्ट ने सेट अपार्ट कर दिए, ईयर मार्क कर दिए, अलोकेटेड कर दिए 80 लाख रुपीज फॉर एक्वायरिंग, किसके लिए, बिल्डिंग के लिए, लेकिन उसका पेमेंट क्या करा, अगले साल करा, तो इसे इस साल का एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, इसे एप्लीकेशन भी फिर उसी ईयर का मानेंगे जिस ईयर में आप इसको क्या करोगे, पेमेंट करोगे। इसके बाद में मान लीजिए पुराने में क्या था, आपने लोन लिया, लोन लेके एप्लीकेशन करा, उसे एप्लीकेशन मान लेते थे, और मान लीजिए मान लिया था,
और आज का लॉ क्या कह रहा है, जब लोन का रीपेमेंट करोगे तब एप्लीकेशन मानेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आया कि जब लोन लेके एप्लीकेशन करा था तो उस ईयर में एप्लीकेशन मान लिया था, और आज इस प्रीवियस ईयर 24-25 में हम उसका क्या कर रहे हैं, लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं। तो जब ऑलरेडी उसको एप्लीकेशन मान चुके हो तो आज जब लोन का रीपेमेंट करोगे तो उसे एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। तो ये जो रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए लिया था, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान चुके थे, अब नाउ ये जो रीपेमेंट हो रहा है इसको हम दोबारा एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। बड़ी सिंपल सी क्या है बात है। आप जो बता रहा हूं ये एक एग्जांपल की तरह बढ़िया एग्जांपल है। मान लीजिए अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर 24-25 का, 24-25 का क्वेश्चन लिखा हुआ आया, एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने एक्सेस एक्यूमुलेशन करा था 20-21 में करा था, एक्सेस एक्यूमुलेशन करा था 20 लाख रुपए का 20-21 में 2 साल के लिए। 2 साल के लिए का मतलब है उसने कहा 20-21 में कर रहा हूं तो मतलब 21-22 और 22-23 तक मैं इसको अप्लाई कर दूंगा इस 20 लाख को, जो पर्पस बताया था उस पर्पस के लिए। कब तक, 22-23 तक। ट्रस्ट ने उसमें से 17 लाख रुपए क्या करे, अप्लाई करे, ठीक है ना, 17 लाख रुपए क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए 22-23 में, 22-23 में करे, और 3 लाख करे, ठीक है ना, 22-23 में कर दिए, 22-23 में कितने करे, 17 लाख करे, ठीक है ना। क्वेश्चन कौन से ईयर का आया है, 24-25 का आया। तो आप बता दीजिएगा जब 22-23 तक उसने 17 लाख ही अप्लाइड करे थे तो रिमेनिंग 3 लाख रुपए 22-23 में ही टैक्सेबल हो गए थे, वो 22-23 में टैक्सेबल हो गए थे। तो आज ये जो क्वेश्चन 24-25 का दे रहे हो ना, इस 24-25 में कुछ भी क्या नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। ये पहले होता था कि 22-23 तक आपने 17 लाख करे हैं, ठीक है ना, आपने 17 लाख ही करे, तो 24-25 में एक बोनस ईयर में उसको रिमेनिंग अमाउंट क्या करते थे, टैक्सेबल करते थे। लेकिन अब तो क्या है, जो पीरियड माना है उसी में उसको अप्लाई करना है। तो 17 लाख अप्लाई करे तो बाकी के 3 लाख 22-23 में ही टैक्सेबल हो गए थे। तो अब कोई 24-25 का जो क्वेश्चन है इस ईयर में कुछ भी क्या नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद में 13th नंबर है, मान लीजिए आपको कोई कॉर्पस डोनेशन मिला, आपको उसको 11(5) के मोड्स में इन्वेस्टेड डिपॉजिटेड करना था। क्वेश्चन आया कॉर्पस डोनेशन मिला, ट्रस्ट ने एक प्राइवेट कंपनी के क्या खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए। तो आप बता दीजिएगा प्राइवेट कंपनी के शेयर्स 11(5) के क्या नहीं है, स्पेसिफाइड मोड्स नहीं है, 11(5) के स्पेसिफाइड मोड्स नहीं है, ये ट्रस्ट की क्या बन जाएगा, स्पेसिफाइड इनकम बन जाएगा, और 30% की रेट से क्या होगा, टैक्सेबल होगा। मतलब प्राइवेट शेयर्स, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ये कोई 11(5) के मोड्स नहीं है। हाँ, एग्जाम्पशन भी पूरी विड्रॉ नहीं होगी, जितना अमाउंट आपने क्या कर दिया है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में लगा दिया, उसको स्पेसिफाइड इनकम मान के 115 BBI में 30% की रेट से क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। अब देखिएगा एक और बढ़िया मैंने क्या बनाया, क्या बनाया, ट्रस्ट को कहीं से मनी मिला, कहीं से प्रॉपर्टी मिली, गिफ्ट में मिली है, या इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे मिली है, तो ट्रस्ट पे 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 नहीं लगता है। अच्छा, ट्रस्ट भी अगर किसी को क्या कर देता है, गिफ्ट में दे देता है, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में दे देता है, तो उस पे भी 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 नहीं लगता। लेकिन ट्रस्ट ने अगर स्पेसिफाइड पर्सन को दे दिया, किसको दे दिया, स्पेसिफाइड पर्सन को मनी दे दी, प्रॉपर्टी दे दिया, प्रॉपर्टी वही जो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में कवर है, तो अब इसके 2 ट्रीटमेंट होंगे। अगर स्पेसिफाइड पर्सन को बेनिफिट पहुंचा दिया तो वो ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम बन जाएगा, 115 BBI में टैक्सेबल होगा, और जिस स्पेसिफाइड पर्सन को रिसीव हुआ उसके लिए 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये जो ऐसा डायग्राम बनाया ना, इस डायग्राम से मल्टीपल लाइंस के प्रोविजन मैंने यहां पर समझा दिया आपको। ओके, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ट्रस्ट ने कोई बेनिफिट पहुंचा दिया अपनी इनकम या प्रॉपर्टी का, किसके, ट्रस्ट के ही एम्प्लॉय का, अपने ही एम्प्लॉय का। ध्यान रखिए एम्प्लॉय ट्रस्ट के क्या नहीं होते हैं, स्पेसिफाइड पर्सन नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई स्पेसिफाइड इनकम नहीं होगी, ठीक है, नॉट स्पेसिफाइड इनकम 115 BBI की नहीं है, ट्रस्ट के एम्प्लॉय स्पेसिफाइड पर्सन नहीं होते हैं। ओके, चलिए, तो बस अब तो 2 या 3 पॉइंट ही बचे, अगला है एग्जिट टैक्स के बचेंगे। ओके, अब ये कराता हूं। एक ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही वो क्या है, अप्रूव्ड है, उसकी स्कूल भी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है, जो सोनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं है, लिखा हुआ है, और उसका एक हॉस्पिटल भी है जो फिलेंट्रोपिक पर्पस के लिए है, प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं है। क्वेश्चन ने कहा उस स्कूल की जो ग्रॉस रिसीट है वो 2 करोड़ 40 लाख है, और उस हॉस्पिटल की जो रिसीट है वो 2 करोड़ 50 लाख है। अब इन दोनों को अगर एग्रीगेट करो तो ये एग्रीगेट जो ग्रॉस रिसीट है ये 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, और जो अगर एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन है अगर उनकी एग्रीगेट रिसीट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो ना तो उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, ना ही उनको क्या है, अप्रूवल की जरूरत है, ना ही सेक्शन 11 की कंडीशंस को कंप्लाई करने की जरूरत है। उनको क्या मिल जाती है, एग्जेम्पशन 10 क्लॉज 23 से मिल जाती है। यहां से मैं एक और बना दूं, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है, ट्रस्ट को 14 लाख रुपीस की इनकम है और 16 लाख रुपए का टोटल ग्रॉस रिसीट बता रहा हूं, 30 लाख रुपए की है, 16 लाख रुपए कहां से मिले, गवर्नमेंट से मिले, और ये कोई ट्रस्ट अप्रूव्ड भी नहीं है, ना ही कोई क्या है 12A में रजिस्टर्ड है।
तो आप बताइएगा भाई, आउट ऑफ 30 लाख में से 16 लाख रुपए किससे मिले? गवर्नमेंट से मिले। इसका मतलब है ट्रस्ट का जो सब्सटेंशियल जो है 50% से भी ज्यादा किससे है? गवर्नमेंट से। और ट्रस्ट अगर सब्सटेंशियल होली या सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय क्या हो? गवर्नमेंट हो, तो उनको अप्रूवल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। ओके, वो 10 क्लॉज 23C से वैसे ही एग्जेम्प्ट होते हैं। ओके, और सेक्शन 11 की भी कंडीशन की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा भी बिल्कुल है, ये भी बता दिया। और अब बता रहा हूं आपको कौन सा लास्ट पॉइंट है। अगर आपने कॉर्पस फंड पढ़ा था, उसमें से कोई एप्लीकेशन कर दिया, कर दीजिए। आप कॉर्पस फंड में से एप्लीकेशन करोगे, हम उसे एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि जब आपने कॉर्पस फंड बनाया था 11(5) के मोड्स में, तो उसको हमने ऑलरेडी उस ईयर में 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी से एग्जामिशन दे दी थी। अब उसी फंड में से आप क्या करोगे? खर्चा करोगे, तो उसे दोबारा एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। लेकिन जब री इन्वेस्टेड और रीडिपोजिटेड कर दोगे, तो हम उसे क्या मान लेंगे? एप्लीकेशन मान लेंगे। लेकिन ये री इन्वेस्टेड और रीडिपोजिटेड आपको 5 साल में कर देना है। विद इन कितनी ईयर्स में कर देना है? 5 साल में कर देना है। तो जब भी री इन्वेस्टेड रीडिपोजिटेड कर दोगे, तो हम उसको क्या मान लेंगे? एप्लीकेशन मान लेंगे। लेकिन हम इसे एप्लीकेशन भी तभी मानेंगे जब आपने कॉर्पस फंड में से क्या करा था? एप्लीकेशन करा था। तो ऐसा नहीं कि दूसरों को कॉर्पस डोनेशन दे दिया। अगर कॉर्पस फंड में से निकाल के दूसरों को कॉर्पस डोनेशन दे दिया और आज अगर री इन्वेस्टेड रीडिपोजिटेड कर देते हो, तो उसे एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। अगर कॉर्पस फंड में से निकाल के आपने कोई खर्चा कर दिया, लेकिन वो खर्चा कैश में कर दिया, क्रॉस चेक से कर दिया, और आप उसको री इन्वेस्टेड रीडिपोजिटेड कर देते हो, तो उसको हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। अगर कॉर्पस फंड में से निकाल के आपने एप्लीकेशन कर दिया और एक्सेस एप्लीकेशन कर दिया, मतलब उस ईयर की इनकम से भी ज्यादा एप्लीकेशन हो गया, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन हो गया ना, अब उसको री इन्वेस्टेड और रीडिपोजिटेड भी कर दोगे, तो हम उसको क्या नहीं मानेंगे? एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। कॉर्पस फंड में से निकाल के एप्लीकेशन कर दिया, लेकिन टीडीएस वीडीएस आपने नहीं काटा था, आज आप उसे री इन्वेस्टेड और रीडिपोजिटेड भी कर दोगे, तो 30% तो हम क्या करेंगे? उसको डिसअलाउ ही क्या करेंगे? रखेंगे हम उसको। ओके, तो मतलब जो कंडीशन नॉर्मल एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है, वही कंडीशन रीपेमेंट ऑफ लोन के टाइम भी एप्लीकेबल है, और कॉर्पस फंड में री इन्वेस्टेड और रीडिपोजिटेड पे भी क्या होती है? एप्लीकेबल होती है। ओके, तो मैंने वैसे भी कहा था कि लेस देन कितने में? 1 आवर के अंदर आपको मैं यहाँ क्या कर दूंगा? इसके सारे ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट करा दूंगा। अब इसका फायदा क्या है? आप कोई भी स्टडी मटेरियल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, भी किसी भी अटेम्प्ट का हो, आप देखिए, आपको उसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लगेगा, सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं लगेगा जिसका एडजस्टमेंट आपको नहीं आता हो, जिसका एडजस्टमेंट नहीं आता हो। बस इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ठीक है, तो मेरे को भली एक्सप्लेन करने में क्या लग रहा है? समय लग रहा है। एक बार आपने सुन लिया, ठीक है ना? तो अगर हम देखें तो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 5 पेज ये रीड करना। बड़े छोटे छोटे से ही पेज हैं, ठीक है ना? क्योंकि लिखा काफी क्या है? बड़ा है डायग्राम में, तो एक पेज में से 3 है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके लिए ये आधे घंटे से भी ज्यादा का टास्क नहीं है। अब आप सोचिए, एक चैप्टर जो हर अटेम्प्ट में आता है 6 मार्क्स से 8 मार्क्स तक का है, ठीक है ना? अगर वैसा चैप्टर और उसके प्रैक्टिकली हमको आधे घंटे सिर्फ रीड करने से हो जाए, तो इससे और बेहतर क्या चाहिएगा? ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया? एडजस्टमेंट करा दिया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।